अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद ख़ान भुट्टी साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले अच्छा हमें बीमारियों के नाम तो बताएं कि ये दिल की बीमारी है, ये जिगर की बीमारी है, ये कैंसर है, ये जॉइंटिस है। इसी तरह हमें फालिज का भी पता है कि फालिज एक बीमारी है, पर हमें ये नहीं पता कि फालिज है क्या। तो आज थोड़ा हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा ये पता चले कि आया फालिज है क्या। बिल्कुल, देखें फालिज बेसिकली होता क्या है कि ये आपके जिस्म के किसी भी हिस्से का अचानक से काम कर देना जो उसका होता है नॉर्मल फंक्शन होता है, उससे हम लॉस कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ काम कर रहा है और इस हाथ में बिल्कुल भी ऐसी इतनी पावर ना हो कि ये पानी या ग्लास उठा सके या मैं अपने फिंगर्स मूव कर सकूं। ठीक है, अब ये चीज़ हो क्यों रही है? ये चीज़ बेसिकली होती है हमारे जो ब्रेन है, अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है विद आवर ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन का जो भी हिस्सा वो आपके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी जो एक शरियानें होती हैं, खून की आर्टरीज जो होती हैं, उसको सप्लाई कर रही होती हैं। अच्छा। ठीक है, उन अगर आर्टरीज में डैमेज हो जाए या ब्लॉकेज हो जाए तो वो उस ब्रेन के जो पर्टिकुलर एरिया को होता है वो उसको डैमेज करती हैं। अब जो पर्टिकुलर एरिया है हमारे ब्रेन का वो क्या करता है, वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट से। ठीक है, मेरे एक ब्रेन का एरिया है जो कि मेरी स्पीच से रिलेटेड है, मेरे एक ब्रेन का एरिया जो मेरे विजन से रिलेटेड है, मेरा एक ब्रेन का एरिया है जो कि मेरे कंट्रोल करता है मेरी इस हाथ की और पैरों की मूवमेंट को। ठीक है, या एक मेरा ब्रेन का एरिया है जो मेरे पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा होता है। इनमें से अगर कोई भी एरिया जो है एक या दो या पूरा एक पैच अगर जो है वो इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे वो एरिया जो है वो फिर वो काम करना जो है वो उस वक्त के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मगर मुझे पता है एक अगर जहाँ पे आपको एक खून की सप्लाई नहीं मिलेगी तो वहाँ पे आपके जो न्यूरॉन सेल होते हैं, जो दिमाग के जो सेल होते हैं, फिर उनके जो है वो डैमेज जो है वो टिश्यू जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर जब वो टिश्यू डैमेज होगा तो वो आपके जो पर्टिकुलर एरिया जो जहाँ पे वो फंक्शन अपने सिग्नल्स को प्रोवाइड कर रहा है वो फिर आपके लॉस होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो बेसिकली फालिज अगर हम आम हरूफ में कहा जाए तो किसी भी औज़ू का काम ना करना या एक पूरे आपके जिस्म का काम ना करना। अक्सर ये होता है कुछ लोगों में सिर्फ एक हाथ का होता है, कुछ लोगों में एक हाथ और एक साइड के पैर का होता है, कुछ लोगों में अक्सर जो है लकवा सो हम कहते हैं चेहरे का फालिज। हमारे जो उन मसल्स को जो है जब सिग्नल्स नहीं मिलते या हमारी जो नर्व है जो कि इन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है वो कंप्रेस हो जाए या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वो क्या करता है वो पूरे एक सब एरिया को जो है वो डैमेज कर देता है और फिर वो कुछ टाइम के लिए वो एरिया जो है वो मसल्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, वीक हो जाते हैं और फिर वो इनेबिलिटी होती है नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने की। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो एक मेडिसिन का नाम है जो मैं लेना नहीं चाहती हूँ, वो जो एक आम और सिंपल सादा अल्फाज में कहते हैं कि खून पतला करने के लिए होती है वो। तो अगर वो मेडिसिन जो डायबिटिक पेशेंट नहीं लेते और उनका अगर खून गाढ़ा होता है या किसी नॉर्मल बंदे का भी, तो खून गाढ़ा होना भी इस तरफ ले जा सकता है फालिज की तरफ? थोड़ा सा इस हवाले से आप बिल्कुल देखें, डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो दे आर मोस्ट प्रोन टू द स्ट्रोक या फालिज के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हमारी बॉडी को एज अ दीमक खा रही होती है। ठीक है, अगर आप वो कंट्रोल ना रखोगे उसको तो वो क्या करेगा, वो आपके हर सिस्टम में अफेक्ट करती है, चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, चाहे वो आपका आई का हो, चाहे वो आपका पैरों के न्यूरॉन्स जो है आपके जो नर्व्स हैं वो हो। तो वो क्या, जब अगर हम खून की बात करते हैं तो फिर खून की जो उसमें पेचीदगियाँ होती हैं जिसमें खून का गाढ़ा हो जाना है। ठीक है, इसलिए जो है वो डायबिटिक पेशेंट को जिनका बीपी जो है वो हाई रहता है तो फिर उनको जो है ये जो है वो मेडिसिन दी जाती है जिसको हम कहते हैं कि आपके जो है ब्लड थिनर, नॉर्मल वर्ड्स में अगर हम उसको यूज़ किया जाए तो ब्लड थिनर होता है कि जो कि वो आपको यूज़ करता है कि वो जो आपकी एक ब्लड का जो फ्लो है वो नॉर्मली उस एरिया में प्रोवाइड होता रहे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो मैंने डायबिटिक पेशेंट की एक एग्जांपल दी। जो नॉर्मल लोग हैं वो अगर फालिज से बचना चाहें तो वो बचना चाहें अगर, मतलब एक तो होती है कि हमें कोई बीमारी हो जाती है फिर हम ट्रीटमेंट लेते हैं, एक ये होता है कि बीमारी होने से पहले अपने आप को सेफ करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए आपने बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए ये होता है
कि अब अगर मुझे पता है कि मैंने 30 क्रॉस कर लिया है या मेरा 35 क्रॉस हो गया, मेरा 40s में इसमें स्टार्ट हो गया हूँ, ठीक है, तो क्या है अब मेरे अंदर जो है वो मेरी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जारी होती है, ठीक है, चाहे वो मेरा कार्डिक फंक्शन हो, चाहे वो मेरी मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन हो, ठीक है, चाहे वो मेरा आपका जो है ब्लड सिस्टम हो, तो ये अब जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू होते हैं। अब इन चीज़ों को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं कि हमें फर्दर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो हमें फेस ना करना पड़े, जैसे कि आप कह रही हैं स्ट्रोक। सबसे पहले स्ट्रोक की वजूहात क्या क्या हैं? सबसे पहले स्ट्रोक जो है मोस्ट कॉमन जो है आपको दिखेगा स्मोकर्स के अंदर, ठीक है, जो स्मोकर हजरात हैं हमारे, जो एक एक दिन में 2-2 डब्बे सिगरेट के पी रहे होते हैं, ठीक है, तो आपने पहले स्मोकिंग को अवॉइड करना है। पाकिस्तान में ये चीज़ बोली जाती है कि अल्कोहल कंज्यूम जो है हमारे यहाँ बहुत कम है, ठीक है, बट अभी भी अगर आप देखते हैं, आप नॉर्मली देखेंगे जाके, तो हमारे यहाँ वेरी सैडली मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है वो कंज्यूम की जाती है, ठीक है, अल्कोहल कंज्यूम जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इतना लिमिटेड हो गया है, हमारी जॉब्स इतनी ज़्यादा हमें बाउंड कर दिया है कि हमें अपने लिए एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, तो आपने बेसिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रहना है। अगर आप 1 घंटा रोज़ाना अपने लिए निकाल लेते हैं, जिसमें आपने तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक कर लें, ठीक है, या 1 किलोमीटर वॉक कर लें, 1 किलोमीटर से स्टार्ट करें या 15 मिनट वॉक से स्टार्ट करें। इसमें तो ये कहता हूँ भाई आप 15 मिनट से स्टार्ट कर लें और 15 मिनट से करते करते ग्रेजुअली जैसे आपकी बॉडी उसको एडॉप्ट करती जाती है, आप उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें और जो है वो आधे घंटे या 1 घंटे पे आ जाए, सही है। तो आपने जो है वो अपने एक रूटीन बना लें कि आपने एक नॉर्मल जो है वॉक करनी है, कुछ बेसिक एक्सरसाइज हैं वो आप जब करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जो डिमांड है वो उसको एक्यूरेटली मिलती रहेगी, आपका फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता रहेगा। जब उसको एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसका ब्लड है, वो उसको जब मिलते रहेंगे तो आपके जो डैमेजेस हैं ये कम होने शुरू होते हैं। डायबिटीज़ भी क्यों होती है? डायबिटीज़ में बेसिकली होती है इनएक्टिविटी होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, यहाँ तो हेरिडिटी होता है, ठीक है। अगर हम अभी से कंट्रोल कर लेंगे, मुझे पता है कि मेरी फैमिली में डायबिटीज़ है, मेरे दादा को, मेरे वालिद साहब को, मेरी जो है और फैमिली में चलती भी आ रही है, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं थोड़ा सा मिठाई का मीठा इस्तेमाल कम करूँगा। मैं अपने जो है वो इतनी एक वॉक वगैरह की आदत बना लूँगा कि मुझे इतनी वॉक करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मैं अगर जो चीज़ मुझे 40 ईयर्स में होनी है वो जाके मुझे 60 ईयर्स में होगी, ठीक है। नहीं हो सकता हो भी ना, मैं कंट्रोल इतना अच्छा कर लूँ उस पर मुझे ना हो, बट जो चांसेस हैं, जो एक मेरी क्वालिटी ऑफ मेरी लाइफ है वो मैं जाके अपनी आराम से 60 तक या 70 ईयर्स तक मैं अच्छी से अचीव कर लूँगा, एज़ कम्पेयर टू कि मैं वो 40 ईयर में मैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टाइल से जो है वो गुजर रहा हूँ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो हम अमूमन मेरे जहन में रहता है, और आज आप आ गए और फालिज, क्योंकि मेरी फैमिली में भी 1-2 बुज़ुर्ग हैं जिनको फालिज हुआ है। अच्छा, एक फालिज वो कुछ इस तरह से हुआ, मैं सवाल को इस तरह से वो जोड़ूंगी कि वो बात वहाँ तक पहुँच जाए कि एक हमारी खाला थी, जब वो गाड़ी में बैठी हैं तो एसी की जो मतलब हवा थी ना, डायरेक्ट उनके सर पे लग रही थी, और उन्होंने एकदम कहा कि मुझे दर्द शुरू हुआ है और मेरी बॉडी जो है वो सुन्न होना शुरू हो गई है, और उनको फ़ौरन जो है फालिज का अटैक आया। ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ अगर मैं जोड़ूं कि हम धूप में से आके फ़ौरन एसी के सामने आते हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि फ़ौरन एसी से निकल के नहाने चले जाते हैं, फ़ौरन नहा के एसी के सामने आ जाते हैं, फ़ौरन धूप से आके नहाते हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, क्या अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखते, जहाँ हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटी की बात करें, थोड़ा सा इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि कराची का, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कराची का इस टाइम जो जितना गर्म इस टाइम मौसम है कराची का, तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ मैं समझ रही हूँ कि हमारे देखने वालों को ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत काम किया आपने इसका आधा जवाब तो आपने खुद दे दिया इसका, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऐसे जो है एरिया में काम कर रहा हूँ जहाँ का टेम्परेचर जो है वो चल रहा है +47 या 45, कराची में तो आई थिंक 42 होता है, ठीक है। तो अगर हम 42 या 40 में भी हम काम कर रहे हैं, दैट्स टू मच, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी का थर्मल रेगुलेशन सिस्टम होता है ना, वो एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है जी। जब भी आप किसी बॉडी में अगर गर्म जगह पे काम करेंगे तो आपके क्या होगा, बॉडी जो है वो डायलेट होने शुरू होगी, आपके जो वेसल्स जो हैं वो डायलेट होंगे। डायलेट मतलब कि उनका जो ल्यूमन है, जो एरिया है, सरफेस है, वो सप्लाई और फ्लो उसका बढ़ जाएगा, ठीक
ठीक है, तो एक रिच अमाउंट में सप्लाई होना शुरू होगी। अब एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड से, ठीक है, और उसको सडनली आप ब्रेक मारते हो, वो क्या करता है, वो आप टेम्परेचर आप वहाँ से आप निकलते हो 47 से आप डायरेक्ट आके फ़ौरन एसी में आके बैठ जाते हो, ठीक है। अब एसी का क्या है, वहाँ पे चल रहा है आपका 26 या 17 या 16 एक रूम टेम्परेचर बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपके बॉडी के जो आपकी बॉडी है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। समटाइम ये होता है कुछ एज ऐसी होती है आपकी पहले ही बॉडी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि उस सिस्टम को, उस चेंज को जो है वो चैलेंज नहीं कर पाती, चैलेंज उसका ले नहीं पाती है, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है कि वो ऑल ऑफ सडन जो है आपका जो ब्रेन है बेसिकली थर्मो रेगुलेशन सिस्टम ये ऑपरेट करता है ना बॉडी का, सारी आपकी हीट और ये जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है। अब वो बेसिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर वो आपके कॉज करवाती है कि आपको जो है वो किसी उस एक वक्त में जो है वो आपका ब्रेन जो है उस एरिया को सप्लाई करना ब्लड की जो है वो रोक देता है, ठीक है। यहाँ अगर फॉर एग्जांपल पहले से एक पेशेंट है, आपने जिक्र किया आपकी जो है वो चाची आंटी थी, वो बेसिकली मे बी 45 या 50 ईयर्स की होगी, ठीक है। अब 50 ईयर का 45 ईयर्स के बाद आपकी क्या है एज, आपकी जो है आपका सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपके वेसल जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल उनका वैसे बढ़ा हुआ होगा और उनको पर्टिकुलर डायबिटिक भी है। अब एक वैसे ही हेल्थ कॉम्प्रोमाइज पर्सन है और उसमें वो फॉरन इस तरह से चेंजिंग अपने अंदर लेके आता है, तो वो फॉरन उसको अटैक कर देगा, मतलब वो उसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती कि वो उस वेदर चेंज को अपना जो है वो बेयर कर सके। तो इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। और ये सर क्या फालिज का अटैक के साथ ब्रेन हेमरेज का भी कोई ऐसा एक ही है ना, ब्रेन हेमरेज की वजह से ही फालिज होता है। हाँ, मतलब पर कुछ लोगों का जो मैंने जो केसेस देखे हैं वो आपने जैसे बताया एक हाथ और एक पैर, मैंने एक केस देखा कि उनको फालिज के अटैक के साथ जो ब्रेन हेमरेज हुआ तो वो कोमा में चली गई। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, मतलब वो मेरे ख्याल से कंडीशन बहुत आगे की है। एग्जैक्टली वो अब देखें ब्रेन, देखें फालिज जो है ना वो दो चीज़ें हैं, एक हम कहते हैं जिसको आपने जिक्र किया हेमरेज, और एक होता है इस्कीमिया, ठीक है। हेमरेज से कहते हैं कि आपकी जो आर्टरी है वो बेसिकली रैप्चर हो जाए, वो फट जाए, दिमाग की शरीयान फट गई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक फेमस टर्म यूज होती है कि हेमरेज हुआ हुआ है, ठीक है। एक होते हैं इस्कीमिया, उस एरिया को जो है वो ब्लड नहीं मिला, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, जिसकी वजह से फालिज हुआ। दोनों ही फालिज की एग्जाम है, मगर फिर वो आप इवेलुएट करते हो जब आप डीप एंड डेप्थ जाते हो कि आया इसको फालिज हुआ क्यों, आया वो फालिज हेमरेज की वजह से हुआ, आया वो फालिज इस्कीमिया की वजह से हुआ, ठीक है। दोनों ही जो है वो टाइप्स हैं, हमारे फालिज की टाइप्स हैं, हेमरेज और वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि कुछ एरिया जो ब्रेन का ऐसा होता है कि जो आपके कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब उनका होस्ट उस कुछ जो आप बता रहे हैं पेशेंट के वेंटिलेटर पे चले जाते हैं या जो है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि वो जो एरिया ऑफ अफेक्टिव होता है ब्रेन का वो ज़्यादा होता है, जो कि आपके कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। वो फिर अगर आपका फॉर एग्जांपल वो आपका इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली पेशेंट जो है वो कोमा में जाएगा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा अब हम आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फालिज में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या किरदार है, थोड़ा सा वो मुझे बताएं, फालिज में और फालिज से पहले। बेहतरीन, देखें दोनों चीज़ें आपने स्टार्ट की कि पहले और फिर आपने बताना बाद में। अच्छा, पहले हम देखें स्टार्ट हमने इसलिए करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास पेशेंट आ रहा है डायबिटीज़ का, और मेरे पास एक पेशेंट आता है आपका हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, और मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है फॉर एग्जांपल कोई भी लो बैक पेन का। अब ये तीनों पेशेंट जो हैं देखा जाए कि एक जो लो बैक पेशेंट है वो मेरे पास 80 इयर्स का है या 70 इयर्स का है, ठीक है। अब ही कैन बी कैंडिडेट ऑफ द फालिज स्ट्रोक क्योंकि उसकी एज इतनी है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। और सेकेंडली मैंने आपसे जिक्र किया हाइपरटेंशन और ये आपका डायबिटीज़। अब मुझे पता है कि इन लोगों में भी फालिज हो सकता है, तो मैं जो एहतियाती तदाबीर हैं इनको बताऊंगा कि आपने डेली जो है आपने ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो है एक अपने रूटीन बनाएंगे, ठीक है, वो आपने करनी है किसी पार्क में जाके, किसी गैदरिंग में जाके। एक कम्युनिटेड एक्सरसाइज होती है, उससे क्या होता है कंपटीशन पैदा होता है, ठीक है। आप एक एक्सरसाइज कर रही हैं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं आपको देखते हुए फॉर एग्जांपल आप 2 रन ले रही हैं और मैं 1 रन ले रहा हूँ, तो मुझे आपको देख के एक मोटिवेशन होगी, अच्छा उन्होंने 2 रन ले लिए, मैं भी 2 रन लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ हम
दोनों जो है वो बातें करते हुए रन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ईजी होगा एज कम्पेयर टू मैं एक अकेला पर्सन जो है वो रन कर रहा हूँ पार्क के अंदर, ठीक है। तो एक कम्युनिटी का ये फैक्टर हो गया। सेकेंडली होता है कि आपने उनको गाइड करना है कि भाई अब आपकी एज इतनी है, आपको शुगर भी है या आपको डायबिटीज़ भी है और आपकी एज इतनी ज़्यादा है, तो बेहतर ये है कि ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप साइकिलिंग कर लें, ठीक है, आप जो है वो इतने घंटे की वॉक कर लें, ठीक है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक है उसको आप लिमिटेड रखें, ठीक है, ज़्यादा आपने नमक नहीं खाना, तेल वाली चीज़ें जो हैं वो चिकनाई वाली चीज़ें आपने नहीं खानी। इफ़ ही इज़ डायबिटिक, हाइपरटेंसिव एंड स्टिल टेकिंग स्मोकिंग, तो फिर जो है वो आपने उसको रोकना है कि भैया अब आपने इसको स्मोकिंग जो है वो ख़त्म करनी है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा करीब कैंडिडेट हैं इस तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो आपने उनको एहतियाती तदाबीर जो है वो गाइड करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो है जब आप एक प्रोग्राम बता दोगे उसको तो दैट मीन्स कि आप उसको वैसे ही उस फालिज से दूर कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो दूसरा सवाल आपका था कि अगर किसी को फालिज हो जाए, फालिज अगर हो जाता है तो सबसे पहले तो आप कंसर्न करते हो विथ योर न्यूरोफिजिशियन, ठीक है। उसके बाद जो मेन काम होता है एज अ रिहेबिलिटेशन टीम का, वो मेन पार्ट आपका होता है फिजिकल थेरेपिस्ट का, ठीक है। फ्रॉम द बेड, जब पेशेंट बेड पे हो से लेकर और जब पेशेंट अपने जो है वो विदाउट एनी सपोर्ट इंडिपेंडेंटली वॉक करने तक, या उसकी जो मैं इधर एक चीज़ ऐड ज़रूर करूँगी, आपकी बात आपने यहीं से कंटिन्यू ज़रूर करनी है। अच्छा, हमारे मुल्क में क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है और कुछ नहीं है, पर कुछ हमारे गांव देहात ऐसे हैं जहां इतनी मालूमात नहीं है। हम फिजियोथेरेपिस्ट के बाद, फालिज के बाद उस टाइम जाते हैं कि जब हम समझते हैं कि अब एक चीज़ बिल्कुल ही काम की नहीं रही। हमने कबूतर का खून भी रंग लिया, अब ठीक है, अब आप समझ गए ना, हमने सब कुछ कर लिया, अब जरा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अब पेशेंट आया, अब बेड पे है, अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, साथ फिजियोथेरेपिस्ट का भी ट्रीटमेंट उसी टाइम स्टार्ट होना चाहिए? थोड़ा सा ये भी साथ जरूर बताइएगा। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको इंसिडेंट होता है, आपकी हमारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आपका जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि आपको जो है वो फालिज हुआ हुआ है, हेमरेज वगैरह हुआ हुआ है, तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ही आपने जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। ऑल दो पेशेंट चाहे कोमा में हो, ठीक है, आप कहेंगे कोमा के पेशेंट का क्यों करवा रहे हैं, बेसिकली कोमा के पेशेंट को आप जो है जो उससे कॉन्ट्रैक्चर आपको पता नहीं कि वो कितने दिन कोमा में हो सकता है कि वो 1 महीना कोमा में हो सकता है वो 15 दिन कोमा में हो, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, वो अगर आप नहीं एक्सरसाइज करवाते तो उसको बेड सोर होने के चांसेस हैं, जख्म होने के चांसेस हैं, उसके जो मसल है मसल शॉर्टनिंग के चांसेस हैं, उसके मसल शॉर्ट हो जाएंगे, जो एक नॉर्मल रेंज होती है हमारी काम करने की बॉडी की, वो रेंज उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। रेंज ऑफ मोशन से मुराद ये है मसल शॉर्टनिंग से, अगर मेरा ये उंगलियां मेरी पूरी खुल रही हैं तो ये पूरी नहीं खुलेंगी, ऐसी की ऐसी रह जाएंगी। अक्सर आपको ऐसे दिखता है, फालिज पेशेंट आपको ऐसे दिखेंगे, ठीक है, मेरे मसल वीक हो जाएंगे, जो कि एक ग्रुप फंक्शन में काम करना होता है, ठीक है। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपने करना होता है, और मैं यही कहता हूँ कि फालिज के पेशेंट के लिए जो आपके शुरू के जो 2 महीने हैं वो ज़्यादा क्रूशल होते हैं, उसको ज़्यादा बेहतरीन होते हैं उसकी रिकवरी में, उसको हेल्प करने के लिए। अगर इन 2 महीने के अंदर पेशेंट को अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा तो पेशेंट का जो रिजल्ट होता है वो आपका आउटकम जो होता है ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल लेवल पे आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। जितना ज़्यादा डिले होता जाता है तो उतना आपको जो है उसकी थोड़ी सी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसके हाथ के मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, उसकी चलने की जो चाल है वो प्रॉपर ना हो, ठीक है, उसके कदम रखने का तरीका सही ना हो, उसके उठ के बैठने का तरीका सही ना हो, इंडिपेंडेंटली वॉक ना कर। बट ये क्या है, ये वक्त के साथ साथ जो है वो आगे जो है वो फिर बेहतर हो जाता है, बट वो टाइम लेता है। इनिशियली होता है कि आपको बेस्ट ये होती है कि हम यही पेशेंट को गाइड करते हैं, हमारा यही होता है कि आप जो है इनिशियल डेज में ही, आजकल तो ये होता है कि जो अच्छे सेटअप्स हैं हमारे इदारे हैं वहाँ पे तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ऑन द फर्स्ट डे ही आपको आके गाइड कर देते हैं, ठीक है। हाँ, जैसा आपने जिक्र किया कि गांव देहात वगैरह में हैं तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि एटलीस्ट आप एक दफ़ा ज़रूर जो है उनके जो न्यूरोफिजिशियन हैं उनको चाहिए कि उस करीबी विसिनिटी में जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको एक दफ़ा वो गाइड कर दें, ताकि अगर, क्योंकि ज़ाहिर है गाँव देहातों में कुछ ये होता है कि हम हमारे यहाँ तो हर 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पे एक फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ आपको अवेलेबिलिटी है, बट
एज कम्पेयर टू जो रूरल एरियाज, वहाँ पे जो है वो 10-15-20 किलोमीटर पे जो है वो डेली का उनका जो है ये मैं चीज़ फेस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट आपके पास डेली अप्रोच नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आप वो एक्सरसाइज सीख लो और एवरी 15 डेज या एवरी 10 डेज आप जाके उसको रिविजिट करो, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाओ कि इतने हमने एक्सरसाइज किए, वो चेक कर लेगा कि अब कितना बेहतर है और मजीद कितना बेहतर होता जाएगा। इससे होगा कि इससे टोटली फ़ायदा, आपका बेनिफिट जो है वो आपके फिजियोथेरेपिस्ट को होगा। फालिज का मरीज़ ये बात याद रखें कि दोबारा अपनी एक्टिव लाइफ अचीव करता है, ठीक है। हमारे बहुत से पेशेंट हैं, नंबर्स ऑफ पेशेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रीट किए हैं जो कि अपनी एक्टिव लाइफ को दोबारा पार्टिसिपेट किए हुए हैं, अपने ऑफिसेज ज्वाइन किए हुए हैं एज लाइक नॉर्मल, ठीक है। कोई मसला नहीं उनके लिए, वो दोबारा जाते हैं अपने जो है उनका ऑफिस वर्क जो है वो डेली अपने 8-8 घंटे की 8-8 घंटे की जो है नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बैठ गए कि मैं अब मुझे फालिज हो गया, नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको फालिज हुआ था। इतनी बेहतरीन उनमें रिकवरी आ जाती है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप ऑन द डे फर्स्ट अप्रोच करें और उसके बाद अगर आप करीब हैं, हम तो ये कहते हैं कि पेशेंट अगर बेड रिटर्न है, आपने जो है पहले आप घर पे ही उसका इलाज करवाएं। शुरू के इनिशियली 2 वीक्स तक वो जब तक पेशेंट अपना जो है प्रॉपर स्टैंडिंग कर सकता है, व्हीलचेयर पे शिफ्ट इजीली हो सकता है, उसके बाद आप उसको रिहैब सेंटर ले आएँ और वहाँ पे आप उसका जो है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाइए। तो वहाँ पे आप जब आप लेके आते हैं तो वहाँ पे आपके पास मजीद आपके पास फैसिलिटी मिल जाती है, आपके पास इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पेशेंट जो है और एक आपको ग्रुप एक्टिविटी मिल रही होती है, तो पेशेंट जो है मजीद उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करता है और उसके रिजल्ट जो है वो और इतने अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मैंने बात की गांव देहात की और फिर आपने कहा कि वहाँ बहुत, और ये लास्ट सवाल है पर ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अहम है, मुझे ऐसा लग रहा है, यकीनन आप फिर सुन के मुझे ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा कि एक जो बड़ी अजीब सी चीज़ है कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग इस उसमें भी लेके जाते हैं मालशिया, ठीक है, सही है। अब वहाँ अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट करीब नहीं मिलता तो लोग मालशिया को कहते हैं कि ये फिजियोथेरेपिस्ट वाला ही काम है, ठीक है, ये माइंडसेट है, ठीक है। थोड़ा इस हवाले से क्या कहना है? देखें, अब एक बेसिकली क्या है कि जो टेक्निक्स है ना, ठीक है, ये बहुत इजी हैं, ठीक है। अब उस टेक्निक के पीछे थ्योरी क्या है ये एक फिजियोथेरेपिस्ट को ही पता है, ठीक है। अब जैसे कि पहले ज़माने में कि एक आपके होते थे ऑर्थोपेडिक सर्जन, अभी हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, पहले ये काम कुम्हार करता था, हमारे पास कुम्हार थे, पहलवान थे जो हड्डी जोड़ बिठाते थे, ठीक है। अब नहीं, अभी भी पट्टी वाले बैठे हैं ना, पर लोगों को बड़ी समझ आ चुकी है। तो जब उसके बाद जब पट्टी वाले के पास जब काम खराब करके आप जब ऑर्थोपेडिक के पास पहुंचते हो तो वो अपना सर पकड़ लेगा कि भाई ये क्या लेके आए, ठीक है। तो अब क्या है, अब वही चीज़ है, अब हमारे पास ये चीज़ एडवांसमेंट की तरफ आती जा रही है। आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले एक सिनेरियो और था, ठीक है। 15 साल पहले आपको कराची के अंदर 3 जगहों पे फिजियोथेरेपी सेंटर मिलते थे, ठीक है। अब सिर्फ 15-20 साल की इस ड्यूरेशन में आपको कराची के हर जगह जो है वो हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक फिजियोथेरेपी सेंटर आपको मिलता हुआ जा रहा है और लोगों में ये क्या है कि लोगों में इसकी जो है वो शऊर आता जा रहा है, ठीक है। अब जो मालेशिया वाला टर्म है वो खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब वैसे ये बात आपको भी सुनाई देती है? यस, कॉमन है ना, आप ये रियलिटी है, आप इससे वो जो डिनाई नहीं करोगे ना। बंदा ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि जो देखने वाले मुझे देख रहे हैं वो आज इस चीज़ को भी सुन ले कि एक मालशिया और फिजियोथेरेपिस्ट सेम नहीं है। खुदारा आप वहाँ जाके अपने आप को नुकसान की तरफ, तकलीफ की तरफ या अपने मामलात को बिगाड़े मत, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की जरूरत है। डेफिनेटली एक पूरा ये आपका 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, आपका एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, उसके बाद मास्टर्स है, उसके बाद PhD है इसके अंदर, ठीक है। वो एक है, वो आपसे एक अब्बा दादा से आपने कुछ टेक्निक सीख ली हैं, वो कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, बिजनेस अपना करने दें उनको, बट वो चीज़ टोटली अलग है, वो चीज़ वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और ना ही वो उस पर अप्लाई होती है, ठीक है। तो उसके जो आप अगर करवाएंगे तो डेफिनेटली उसके एडवर्स इफेक्ट ही आपको मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। अच्छा नाजरीन, आप आज का प्रोग्राम कोशिश मैंने की कि जितना हमारा टाइम है उसमें मैं जितना बेहतर सवाल कर सकूं और जितनी अवेयरनेस डॉक्टर साहब आपको दे सके अपने जवाबों से और जो बेहतर चीज़ें आपको बता सके, मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं वो सवाल करूं। यकीनन बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी और बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और समझने के लिए अगर आप अपने घर से नहीं निकल सकते तो सोशल मीडिया जो है पॉजिटिव व्यूज़ के लिए ज़रूर जो है उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जो चीज़ समझ नहीं आती वहाँ से रिसर्च करें, बेहतरीन रिसर्च करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बनाएं। K21 पे आप हमारा शो देखते हैं हेल्थ 21, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।